नमस्कार, सवाल जवाब प्रोग्राम प्रियंका चौधरी के संग में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में जो पर्सनालिटी मौजूद है, जाहिर तौर पर महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। वो उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा आवाम जो है वो उन्हें जानता है, उन्हें उस तरह से सराहता है, क्योंकि जो उनके कार्य हैं वो फलीभूत जो हैं वो लोगों के लिए भी साबित हुए हैं। और आज हमारे बीच में जो मौजूद हैं, नन अदर देन प्रिया सेठी जी, जो कि फॉर्मर कल्चर, जब स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर तो वहाँ पे मिनिस्टर रह चुकी हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट भी रही हैं महिला मोर्चा की, और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से उन्होंने अपने जीवन काल की शुरुआत की थी और आज हेडक्वार्टर्स को लीड कर रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत लाजमी हो जाता है महिलाओं के लिए अपनी एक छाप जो है आवाम की नज़रों में छोड़ना, और बेहतरीन तरीके से आपने जो छाप छोड़ी है, घर घर में प्रिया सेठी नाम जो है वो गूंजता हुआ नजर आता है। तो ये इंस्पिरेशन जो आपकी लाइफ में जो आपको आज यहाँ तक लेकर आई है, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? मुझे लगता है ये इंस्पिरेशन तो आप महिलाओं ने ही दी है मुझे। जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ तो रिजर्व वार्ड था कहीं ना कहीं, और रिजर्व वार्ड होने से उसकी अहमियत इतनी पता तब नहीं थी जब इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद एक अहमियत पता चली कि इस को बनने के बाद कितनी महिलाओं को आप सक्षम कर सकते हो इसके माध्यम से। तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो आपके अंदर जो है महिला शक्ति रहती है कि आपने कितने लोगों के काम कराए, कितने लोगों के साथ आप रूबरू रहे। और इंस्पिरेशन में हमारी सुषमा स्वराज जी, जिस तरह से वो बोलती थी पार्लियामेंट के अंदर, जिससे अपने वक्तव्य रखती थी, उनसे बहुत एक मिली। और हमारी तब उन दिनों हमारी स्मृति जी बहुत ज़्यादा इस पे थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी महिलाओं ने एक मिलकर जो है मेरे मन शिक्षण पे एक छाप छोड़ी थी कि अगर सेंटर के अंदर एक महिला इतना काम कर सकती है तो हम भी आने वाले समय में अपने समाज के अंदर अपनी महिला शक्ति को कहीं ना कहीं सशक्त कर सकते हैं। यही भावना लेकर हम लोग जो है इलेक्शन में भी लड़े, इलेक्शन जीते भी, फिर इस इलेक्शन के बाद काम भी बहुत किया। बिल्कुल, जाहिर तौर पे कितना ज़रूरी हो जाता है मैम, एक महिला की सशक्तिकरण की बात तो सब कर रहे हैं, चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो समाज हो, सब आए दिन कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी समझना कितना अनिवार्य है, क्योंकि अपना मनोबल जो है वो एक महिला सबसे ज़्यादा बढ़ा सकती है रादर देन अगर कोई दूसरा उसे अप्रोच करे। तो कितना लाजमी है एक महिला के लिए अपने सशक्तिकरण को फलीभूत पूर्व से समझना? देखिए, समाज के अंदर जब आप एक ओहदे पे आते हैं, आप एक पार्षद बनते हैं, तो समाज की उपेक्षाएं, आपके जो आसपास रहने वाले लोग हैं उसकी उपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और उन उम्मीदों पे खड़ा उतरना, उन उपेक्षाओं पे खड़ा उतरना, और ख़ासकर जब एक महिला, मुझे लगता है पुरुष वर्ग तो शायद इतने डिमांड्स उसकी नहीं होती, वो तो रहता ही है, लेकिन महिला की बहुत बड़ी डिमांड्स होती हैं। छोटे छोटे, जैसे आपके एक लाइट लग जाए, एक आपके राशन कार्ड बन जाए, एक आपका, तब तो स्टेट सब्जेक्ट भी बहुत था, स्टेट सब्जेक्ट बन जाए, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा आप ब्रिज बन जाती हैं ब्यूरोक्रेसी में और महिला के बीच में, ताकि आप उसके काम जो है बहुत अच्छे से सक्षम तरीके से करवा पाती हैं। तो यही एक सिस्टम रहा है कि जो आने वाले समय के अंदर इस तरह से बढ़ा, और फिर उसके बाद जो है आगे आगे ही अग्रसर होता गया। एक बहन जुड़ी, दो जुड़ी, फिर उसके बाद बहुत जुड़ती गई, उसके बाद संगठन का काम भी बहुत किया। बिल्कुल, जाहिर तौर पे जैसे आप पार्टी के साथ भी जुड़ी हैं और बीजेपी पार्टी का आपने दामन थामा है, और कहीं ना कहीं आप अपने कार्यरत जो हैं वो निपुणता से निभाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज अगर घर घर में आपका नाम जो है वो गूंजता है, कहीं ना कहीं आपका जो सिक्का है वो लोगों के हृदय में जो आपका प्यार है वो जाहिर तौर पर बोलता हुआ नजर आता है। क्योंकि एक महिला के लिए अपनी कोई भी कार्य करने से पहले उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आपके जीवन काल में कुछ चुनौतियां जिनसे आपको लड़ना पड़ा? देखिए, चुनौतियां तो बहुत आती हैं। आप ऐसा होता है कि जब आप एक बार दफ्तर जाते हैं किसी ऑफिशियल, उसके अंदर 2 बार जाते हैं, तीसरी बार जाते हैं, तो आप जब आपने इतना दृढ़ निष्ठा किया हुआ होता है, तो मुझे लगता है चुनौतियां पीछे ही रह जाती हैं। चैलेंजेस को अपने उस पर बदलना, अपने फॉर्च्यून्स में बदलना एक बहुत ज़रूरी बात है। और हमने हमेशा चैलेंजेस को जो है अपने लिए एक चैलेंज समझते हुए उसको किस तरह से अग्रसर हो, इसके किस तरह से हम लोगों ने इसको आगे चैलेंज को लिया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को कहीं ना कहीं आगे लाने में जो है हमारा एक दायित्व रहता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बहुत सारे ऐसे भी चैलेंजेस आए कि आपको लगा कि आप ये शायद ये काम नहीं करवा पाएंगे, लेकिन दृढ़ता थी, संकल्प था, और कहीं ना कहीं पार्टी का सहयोग, पार्टी के बड़े लोगों का सहयोग, घर परिवार का सहयोग, और फिर वो चैलेंजेस जो है अपने आप
जो है अवसरों में बदलते गए। जी। तो चैलेंजेस को अवसरों में बदलना ही जी, जी। कहीं ना कहीं हमें सिखाया जाता है संगठन में भी। तो आज हमने वही जो है इसको अग्रसर करते हुए किया है। बिल्कुल मैम, एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा लाजमी है आज की दौर में, हर एक क्षेत्र की नॉलेज होना या हर एक क्षेत्र से जुड़े कुछ भी अगर आप कहें कार्य हैं उनके बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि राजनीति से जुड़ी हर एक चीज़ का वो ध्यान भी रखें और राजनीति में अपना एक, आप कह सकते हैं, एक स्टेप जो है वो पुट फॉरवर्ड करने के लिए रेडी रहें। देखिए, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, बहुत सारी ऐसी वुमेन ओरिएंटेड जो हैं आपके अमेंडमेंट्स हुई हैं, लॉज हुए हैं। इसकी जानकारी अगर आप एक सक्षम राजनीति के अंदर हैं तो उस तरह की एक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जी। आप भी जानकार होंगे तो आप मदद कर पाएंगे। आप जो एक कहते हैं कि एक ब्यूरोक्रेसी है जिसके साथ आपने सूत्रधार बनना होता है लोगों का, उसको भी कहीं ना कहीं ये समझ में आनी चाहिए कि भैया ये लेडी जो है ये नॉलेजेबल है, इसको इतना समझ है, ये अपना काम अपना होमवर्क करके आई है। तो फिर आप कहीं भी किसी भी चीज़ के ऊपर आप चूक नहीं सकते हो और हमेशा आप अग्रसर होकर जो है आगे अपना दायित्व निभा सकते हो। बिल्कुल, बहुत सी महिलाएं जो हैं, और ऐसा नहीं है कि आज के दौर में ही, बहुत पुराने दौर से हम महिलाओं को देखते आए हैं। तो तब ऐसे होता था कि एक दो एग्जाम्पल होती थी, लेकिन अब बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो लोगों के समक्ष देखने को मिलती हैं। महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे धकेला भी जा रहा है और आज के दौर पे भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ की महिलाओं को उतनी तवज्जो प्राप्त नहीं होती है जितनी एक अर्बन महिला के पास है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो आपकी रूरल एरियाज में भी जो महिला है वो बहुत सक्षम है अपने अंदर, लेकिन मुझे लगता है कहीं अवसर प्रदान नहीं किया गया। बिल्कुल। आप जिस तरह से आपने देखा है कि डीडीसी के इलेक्शंस के अंदर 33% आरक्षण हुआ है। आरक्षण में आपने इतनी पढ़ी लिखी महिला शक्तियों को इलेक्शन लड़ते हुए और जीतते हुए भी देखा है। कोई लॉ की जानकार हैं, कोई आपके MBA हैं, कोई बच्चियां इतनी ज़बरदस्त, मैं कई बार सुनती हूँ उनको, कई बार रूबरू होती हूँ तो लगता है कि, और वो अब आने वाले समय के अंदर जो है इस रूरल बेल्ट को कहीं ना कहीं एक संपूर्ण योगदान दे पाएंगी और समाज के हर वर्ग को, आज की क्षेत्र के अंदर समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं उसको अग्रसर लाना, उसकी स्कीम्स आएंगी, ओरिएंटेड चीज़ें रहेंगी। तो मुझे लगता है एक सेंट्रल फोकस जो है अब जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके अंदर जितनी भी महिलाएं अभी जीत के आई हैं आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अवसर प्रदान ही नहीं हुए यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल के बाद, 370 हटने के बाद 70 साल पहले तो हमको यही लगता था कि हमारी ड्यूअल सिटीजनशिप है, हमको तो हर बार अपना स्टेट सब्जेक्ट दिखाना पड़ता है। और फिर जो महिला यहाँ पे शादी करती थी उसके घर के अंदर अगर 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और बेटी है, तो बेटी के लिए उसको सोचना होता था कि अगर मैंने इसकी बाहर ब्याह दिया तो मेरे तो इसके जो राइट्स होंगे इसके बच्चों के वो खत्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्यूअल सिटीजनशिप के अंदर जो है जेंडर बायस जो हमेशा रहा, उसमें से अगर किसी ने पुल अप किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। तो आज एक बहुत फर्क महसूस होता है कि हम ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हैं जिसकी स्कीम्स भी महिलाओं को लेकर ओरिएंटेड है। एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आपके रेड फोर्ट के ऊपर से बेटियों की बात करते हैं, आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं, आपके टॉयलेट्स की बात करते हैं, आपके आवास की बात करते हैं। तो इस तरह का जब एक प्रधान जब समाज के अंदर एक प्रधान जब आपके लिए इतना चिंतित होता है तो समाज में बैठी हुई जो हम जैसी महिलाएं हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो हमें भी अपने लेवल के ऊपर बहुत करना चाहिए। और मुझे लगता है ये अब चेंज जो है सारे जगहों पे आना शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि मैं तो कई बार कहती हूँ, कई बार गुजरात जाती हूँ, गुजरात के वहाँ की चीज़ें देखती हूँ। आज हमने देखा है गुजरात की हर डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर आपके फाफड़े, आपके वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक समय था जब, क्योंकि थोड़ी पढ़ाई मेरी गुजरात में भी हुई है, तो एक समय था जब मैं वहाँ जाती थी तो मैंने देखा था वो महिलाएं ना झोला उठा उठा के आपके घरों घरों जाती थी। आज नहीं नजर आती वो झोला उठाई हुई, क्योंकि उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन गई, उनकी NGOs हैं जो ये करती हैं और फिर उनका देती हैं। तो हम ये इस तरह हम तो पूरे देश से 70 साल पीछे हो गए कहीं ना कहीं, जहाँ पूरे देश ने इस तरह का डेवलपमेंट देखा, जहाँ पूरे देश ने ये देखा कि वहाँ पर जो ये महिलाएं थी रूरल एरियाज में रहते हुए भी अपने आप को अपनी फाइनेंशियल भी सिचुएशन करती थी और कहीं ना कहीं अपने परिवार को भी पालने में अग्रसर रहती थी। आज वही सिचुएशन जो है आपने देखा है DDC के इलेक्शन में, आपने आने वाले समय के अंदर बहुत प्रभाव डालना है। 5 साल के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर
हर चीज़ में जो है महिला जो है अग्रसर रहेगी और कहीं ना कहीं उसको ये भी महसूस होगा कि वो भी जो है कॉमर्स के तरीके के अंदर वो जो अपने आप का योगदान जो है वो दे पा रही है। बिल्कुल। और महिलाओं के अगर टैलेंट की बात करें मैम तो वो कम नहीं है, और ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर का रुख करें तो जम्मू कश्मीर की महिलाओं में भी उतना ही टैलेंट है जितना अगर हम बाकी देशों या फिर बाकी स्टेट्स या यूटीज़ के साथ कंपैरिजन करें। तो लोगों के हृदय में एक और सवाल जो है वो पनपता हुआ नजर आ रहा है कि अब स्टेट से यूटी में कन्वर्ट हुए तो अच्छे दिनों के जो रास्ते थे वो खुलते हुए नजर आएंगे, लेकिन आए दिन लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरते हुए हमें मिल रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई जो है उन पर दोहरी मार पड़ी है। अगर हम कोरोना काल देखें 2020 का तो वो उसी में निकला, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, और अब भी लोगों का यही कहना है कि हमारी जेब पर दोहरी मार पड़ी है। इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, जहाँ तक आपके दो सवाल हैं, एक तो आपने स्टेटहुड की बात की और एक कोरोना की जो महंगाई की बात की। जो यूनियन, हम सबसे बड़ी एक ऐसी प्रदेश हैं जो सबसे बड़ा जो आपका बॉर्डर एरिया है, हम एक ऐसे हमारा पड़ोसी देश है जो हमेशा से आतंकवाद को नर्चर करता है। नर्चर करने के बाद यहाँ पर उसने बैटलफील्ड बनाई हुई। बिल्कुल। और कुछ राजनीतिक दल पूरे सपोर्ट में होते थे, कभी भी वो संज्ञान देते थे तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर उनके संज्ञानों को कोट किया जाता था और आतंकवाद बढ़ा। आपने देखा कि 2090 के बाद 1990 के बाद एक दौर ऐसा आया कि आपका दौर चलता ही गया 30 सालों के अंदर। बहुत आतंकवाद, बहुत मतलब पलायन हुआ आपके पंडित भाइयों का। तो इस तरह का दौर जो है इस प्रदेश के अंदर देखा है। सबसे जरूरी किसी देश के लिए होता है कि उसकी सीमाएं सुरक्षित हों। हाँ जी। आज यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षाएं जो है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ गई। बिल्कुल। वो डायरेक्टली इंटरवीन कर सकते हैं, बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकते हैं और जो भी डिसीजन ले सकते हैं वो जो है वो डायरेक्टली लेते हैं। बिल्कुल। आपने इसका एग्जाम्पल अभी देखा होगा कि चाइना के जब इसने इंट्रूड किया, अगर वो यूनियन टेरिटरी नहीं होता तो बहुत कुछ चीजें जो हैं हमारे सेंट्रल लीडरशिप के उसके अंदर नहीं होती। तो ये अगर चाइना को अगर मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि यहाँ पर लद्दाख के अंदर यूनियन टेरिटरी थी इसलिए वो दे पाए। तो ना चाइना हमारा मतलब एक कहते हैं फ्रेंडली देश है, ना पाकिस्तान एक फ्रेंडली देश है। तो इन देशों को कहीं ना कहीं एक सबक और एक आंख दिखाने की बात जो थी, क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि वो जब घुस के हमारे यहाँ मारेंगे उससे पहले हमें घुस के उनके यहाँ मारना है। तो इस तरह की व्यवस्था देश को नेतृत्व देने के लिए, देश को अखंड रखने के लिए, देश को कोई नुकसान ना हो, यहाँ के लोगों को नुकसान ना हो, ऐसे निर्णय कई बार सरकारें लेती हैं। और उसमें से एक ही निर्णय था कि आपका ये यूनियन टेरिटरी जो है बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है आप पाकिस्तान और चाइना के साथ अगर किसी का है तो वो जम्मू कश्मीर का है। तो इस तरह का प्रावधान बनाया गया। उसके बाद आपने आप महंगाई की बात की। देखिए, कोविड का एक बहुत प्रकोप जो है पूरे साल बिल्कुल देखा है और लोग अभी भी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं जिसके अंदर से लोगों को बहुत हर्ट हुआ है। इसके अंदर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लोग पीछे हुए हैं। इसकी व्यवस्था को हमने कहीं ना कहीं हमें मिल के बांट के इसको बाहर निकालना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तौर पर जितना मोदी जी ने बोलकर और व्यवस्थाएं बनाकर, आपने देखा है कोविड के दौरान अगर हम एक भी पीपी किट नहीं बनाते थे, हमने कितने लाखों और करोड़ों पीपी किट बनाए। अब एवरी डे हम लोग बनाते हैं। मास्क नहीं बनाते थे, महीनों को बुलाया गया कि मास्क बनाए, एक इंडस्ट्री शुरू हो गई। तो मुझे लगता है कि और एक नारा दिया गया, नारा तो नहीं मैं कहूँगी कि एक संकल्प लिया गया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। सेल्फ को, अपने आप को, जो आपके पास टैलेंट है, जो आपके पास संजो, उसको कहीं ना कहीं उसके प्रावधान किए गए। तो इस तरह की व्यवस्था जो है प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर साल 2 साल चाहे हो, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जो है इतनी मजबूत बनेगी। और हमारा देश क्या है कि हम सेविंग्स पे बहुत बिलीव करते हैं। बिल्कुल। हम जो पाश्चात्य लोग हैं उनकी तरह नहीं हैं, जैसे हमने 5 दिन काम किया, छठे और 7वें दिन वो अपना सारा पैसा जो है उड़ा देते हैं। लेकिन हमारा जो देश है हमें सेव करना सिखाता भी है। और इस जो ये रिसेशन का प्रोसेस होता है उसको कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर काबिलियत है कि हम सेविंग्स को बाहर निकाल के फिर इस
जो बुरा दौर होता है उसको निकाल के फिर करते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर ये जो रिसेशन रहा है, ये जो आपका चीज़ें रही हैं, आने वाले दिनों के अंदर ये ख़त्म होंगी। हम आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लेते हैं, इतने प्रावधान आपके बैंकों में किए गए हैं, छोटी स्मॉल यूनिट्स में किए गए हैं, टूरिज्म में किए गए हैं। अभी आपने देखा है टूरिज्म में कितना बड़ा आपका एक वो आया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है। कल परसों ही एलजी साहब ने अनाउंस किया है कि 2-2 लाख रुपया जो है घर के लिए, हाउसिंग के लिए दिया जाएगा। तो ऐसे प्रावधान जो है कहीं ना कहीं हमको उन चीज़ों को सहने की शक्ति भी देंगे और कहीं ना कहीं हमें अग्रसर भी लेके जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग साल में, 2 साल के अंदर या 3 सालों के अंदर जो है अपने इस चीज़ों से निकलकर एक और डेवलपमेंट का जो एक सुनहरा जो पूरा देश देखता है वो जम्मू कश्मीर प्रदेश भी देखेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पे जैसे मैम ने भी कहा है कि आज की बचत कल की मुस्कान में हम लोग विश्वास करने वाले हैं और इसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो लोगों को उनकी अर्थव्यवस्था के एक पैमाने पर लाने के लिए अग्रसर और तत्परता से कार्य भी कर रही है। और अब समय है कि सबको सहयोग देना है, क्योंकि अगर सहयोग देंगे तो ही विश्व पूरा कोरोना से लड़ा है और उससे हर एक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब तबके का है, चाहे वो किसी भी तबके का है, हर एक व्यक्ति को उतना ही नुकसान हुआ है। चाहे वो इंडस्ट्रीज को लगाने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य थे जिनमें निलंबित कर दिया गया था कुछ लोगों को, लेकिन आने वाला जो समय है वो बेहतर हो सकता है और बेहतरीन बनाने के लिए एक सहयोग जो है वो बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। मैम, कहीं ना कहीं अगर लोगों की बात करें, आवाम की बात करें, तो आज अवाम कहीं ना कहीं खौफज़दा है। एक वक्त था कि कहीं ना कहीं आतंकवाद जो था वो पनपता हुआ नज़र आ रहा था और आज भी बहुत सी घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं और जितना भी अवाम है वो एक डर के साए में, खौफ के साए में जीने को मजबूर है। क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर का ही अगर हम रुख करें तो अखबार के पन्ने खोल के देखें तो आए दिन कोई ना कोई गतिविधियां ऐसी देखने को मिल जाती हैं, घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि क्राइम सेक्टर में जम्मू कश्मीर पहले ऐसा नहीं था। जम्मू की अगर सिर्फ बात करें तो जम्मू में क्राइम जो था वो हालिया कुछ आप कह सकते हैं साल में 1-2 बार देखने को कोई घटनाएं मिलती थी, लेकिन अब हर एक दिन में घटनाएं देखने को मिल रही। तो ऐसे में लोगों से आप क्या आपका क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए कि किस तरीके से अपनी हिफाजत भी करें और इन सब गतिविधियों से अपना मनोबल भी न टूटने दें? देखिए, ऐसा नहीं है कि गतिविधियां बहुत संपूर्ण तरीके से बड़ी हैं। कुछ क्षेत्र के अंदर क्राइम आपने देखा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका पूरा संज्ञान ले रही है। हम लोग भी जो राजनीति में बैठे लोग हैं, हम लोग भी इस पे पूरा संज्ञान लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी करते हैं। और जो आपने आतंकवाद का कहा है कि वो अगर आपने एमएचए का कल परसों उनका देखा होगा तो उन्होंने पूरा अपना वक्तव्य दिया जिसके अंदर उन्होंने घटनाओं का जिक्र किया कि बहुत कम घटनाएं हैं। आपने बहुत सारे ऐसे कमांडेंट्स को न्यूट्रलाइज किया है। तो ये फेज है। मैं कई बार कहती हूँ अपने मंच से भी कि 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 370 हटने के बाद ये एक हमारा ट्रांजिशन फेज है। जम्मू कश्मीर को एक नया जन्म मिला है। बिल्कुल। उस जन्म के अंदर मिलते हुए ट्रांजिशन फेज के अंदर हम लोगों को आगे चलना है। ये चीज़ें जो घटनाएं पहले होती थी, फेयर साइको जो पहले था अब थोड़ा कम हुआ है, आने वाले समय के अंदर बिल्कुल समाप्त होगा, लुप्त होगा। और कहीं ना कहीं इस ट्रांजिशन फेज से निकलकर एक ऐसे फेज में भी जाएंगे जो अभी बहुत सारे ऐसे बुखलाहट है, पाकिस्तान को बुखलाहट है। कई लोग ऐसे बैठे हैं, आपके अंदर ही बैठे हैं, लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते कि इस तरह की बात होनी चाहिए थी। या 370 तो कभी सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था कि 370 हटेगा। हम सब कहते थे 35 से हट सकता है, 370 कौन हटाएगा। लेकिन एक ही स्ट्रोक के अंदर 370 अगर हटा है तो कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है। इस ट्रांजिशन फेज को समय लगता है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हम लोगों को एक जिस दौर में हम गुजर रहे थे और इस दौर में जो अब हैं, अब हम सिर्फ मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपके सामने नहीं रख सकते, लेकिन एक ट्रांजिशन फेज जो है हम देखेंगे और आने वाले समय के अंदर बहुत बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में आएगा। और हमें सिर्फ सब्र रखना है, हमें एक विश्वास रखना है और कहीं ना कहीं जो संकल्प लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, आपने जो आपका इतना प्यार और वो मिला है हम लोगों को, मुझे लगता है यही दृढ़ता के साथ अगर हम इसके साथ जुड़े रहें तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से एक पूर्ण जो है 26 साल के बाद, जब मैं कॉर्पोरेशन की इलेक्शन हुई थी तो 26 ईयर्स के बाद, आज डीडीसी के इलेक्शन मैं तो देख रही हूँ कि 1.5 साल के अंदर एक पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स तो चला ही है। पहले पंचायत पंचों के इलेक्शन, फिर बीडीसी के इलेक्शन, फिर अब डीडीसी के इलेक्शन। तो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो कहीं ना कहीं छूट जाता था, जो इस प्रदेश के कुछ चंद राजनीतिक लोगों को अपने फायदे के लिए लगता ही नहीं था कि ये जरूरी है, आज आम व्यक्ति के लिए ये चीजें बनाई गई हैं, प्रावधान बने हैं। तो मुझे लगता है जब व्यवस्थाएं बदलेंगी
तो ये संपूर्ण तरीके से जो है आपकी सारी की सारी चीज़ें जो है आने वाले समय के अंदर एक अग्रसर हमें आगे लेके जाएंगी। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को अपने साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला समय आपका है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आपके साथ खड़ी है, उनके नेता आपके साथ खड़े हैं, आपके दुख सुख में आपके साथ ही खड़े हैं, क्योंकि जो हमने विजन लिया था 370 हटने का वो हमने हम तो नहीं कह सकते कि हमने, लेकिन आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने 25 हमारे एमएलए जिता के भेजे, तो आज हमने इतना बड़ा स्टेप लिया है सेंटर ने, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर ये चीज़ें अभी आने वाले समय के अंदर बहुत बदलेंगी और बदलाव आपको महसूस होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कुछ अटकलें जो हैं, कुछ र्यूमर्स हैं, वो भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सी पार्टियों का ये भी कहना है और जाहिर तौर पे आपके समक्ष भी ये बात होगी कि 370 को हम वापस लाएंगे ही, 35 से जो है वापस ले आएंगे। और ऐसे में क्योंकि एक सत्य क्या है, वास्तविकता से लोगों को परे रखा जा रहा है, क्योंकि अब धाराएं तो टूट चुकी हैं और आधे से ज़्यादा आवाम इसको एक्सेप्ट भी कर चुकी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो अटकलें यही लगाई जा रही हैं, एक भ्रम में लोगों को जीने पे मजबूर किया जा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है, कोई भ्रम मत पाल के रखिए। ये पार्टियां वो थी जो जब 370 नहीं हटा था तो आपकी पेब्लिसाइड की बात करती थी, आपकी बात करती थी कि हमें जो है आने वाले समय के अंदर जो है हम आज़ादी दिलाएंगे। आज उनका वक्तव्य बदल गया है, आज वो कहती हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे। इस बहकावे में मत रहें, 370 वापस लौट के कभी नहीं आएगा। वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास हुआ है, एक डिसीजन हो चुका हुआ है इस पे, एक और कोई भी संज्ञान जो इस पे नहीं चलेगा। एक बहुत ही लॉफुल और लीगल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली इसको हटाया गया है। इसको दुनिया की कोई ताकत जो है वापस नहीं ला सकती। अगर कोई नेता वो कहता है तो वो अपने स्वार्थ के लिए ये कह रहे हैं, क्योंकि उनकी बार बार वक्तव्य जो है वो चेंज हो गई। वो लोग तो ऐसे लोग हैं जो कई बार ये भी कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, फिर उनके प्रॉक्सी कैंडिडेट्स लड़ते हैं, फिर एक बार वो खुद लड़ पड़ते हैं। तो आप जो है आराम से निश्चिंत होकर बैठिए। 370 हटने के बाद बहुत सारे प्रावधान बदले हैं, बदलेंगे, और एक डेवलपमेंट का जो, जैसे महाराष्ट्र डेवलप हुआ है, जैसे कर्नाटका डेवलप हुआ है, आईटी बना है, हमारे रिसोर्सेज, हम जम्मू कश्मीर के अंदर इतने बढ़िया रिसोर्सेज है, फ्लोरिकल्चर के अंदर हम बहुत काम कर सकते हैं, टूरिज्म में हम इतना काम कर सकते हैं, हम अपना इंडस्ट्रियल बिल्कुल इंडस्ट्रियल सेटअप्स हम बना सकते हैं, हमारी रोड कनेक्टिविटीज को हमें बढ़ाना है, हमें टूरिज्म को अग्रसर करना है। यही हमारा मंशा है कि हम, जैसे जोजिला पास बना है, अभी आपकी मेन रोड जो है वो बन रही है, जो बनिहाल को आपके बिल्कुल, जो आपकी बहुत सारी ऐसे पुंछ तक हम रोड बना रहे हैं। तो ये सारे प्रावधान जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने के, टूरिज्म को बढ़ाने के ही प्रावधान है। आपका सबसे बड़ा ब्रिज जो है आपके रियासी में बना है, बिल्कुल, और इतनी सारी चीजें डेवलपमेंट की आएंगी। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा अपने रिसोर्सेज हैं, जो हमको अपना यहाँ से देते हैं, हॉर्टिकल्चर इतना फ्लरिश करेगा। तो आने वाले दिनों के अंदर आपने आज ही पढ़ा है कि 2 ड्राई पोर्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट ये नहीं कहती कि सिर्फ आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ही हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट पब्लिक भी हो सकती है। इस तरह की जो है प्रावधान मैं देख रही हूँ। आने वाले समय के अंदर हम सबको साथ देते हुए इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लेना चाहिए, और हम जम्मू कश्मीर को हम सब राज्यों से एक पूरा पूर्ण राज्य जो है दोबारा से बनाएं। इसकी हमें आप सबको जो है, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शाना बशाना, उसके साथ उसके जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं और आने वाले समय में लेंगे, वो आपके फ़ायदे के लिए हैं, आपके लिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पे आज के हमारे मेहमान ने हम सब के कुछ ऐसे भ्रम थे, उन्हें भी दूर करने के लिए अपनी बातें सामने रखी हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों का अभी भी वास्तविकता से परिचय नहीं हुआ है। और जाहिर तौर पे मैम, जैसे आपने कहा है कि वास्तविकता में जीना जो है वो आज की, अगर आप आज उसकी नींव रखेंगे तो आने वाला वक्त आपके लिए विकास से भरा होगा। तो आज के हमारे सवाल जवाब प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।